हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। सो पिछली दो वीडियोस में हम इसके फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी अलग आती हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखो, हमने पिछली वीडियोस में समझा था मॉडर्न फार्मिंग मेथड, है ना। सो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विल द लैंड सस्टेन, यानी मॉडर्न फार्मिंग मेथड के हमने एडवांटेजेस तो देख लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि क्या हम जो लैंड से इतनी प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो क्या जो लैंड है वो ये सब कुछ सहन कर पाएगी। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। सो कॉन्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। यानी कि साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो नेचर हमें देती है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और कुछ एरियाज़ में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे किससे एसोसिएट किया गया है, मतलब उसे ग्रीन रेवोल्यूशन को जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो उसका उपजाऊ होता है वो भी ख़त्म हो जाती है अगर हम ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाते हैं तो। ठीक है, और किससे जो हम ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ना मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, उससे क्या होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है और जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रह पाती है। हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इरिगेशन कर सकें। उससे क्या होता है जो वाटर टेबल है ज़मीन के नीचे का, जो वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो प्लांट्स को मिनरल्स देते हैं जिससे क्या होता है वो पानी में मिल जाती हैं और जल्दी से पौधों को वो मिल जाती हैं, है ना। अब देखो उसके बैड इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। फिर जो मिनरल्स हैं वो मतलब जो सॉइल में बहुत समय तक रह पाते हैं, इससे क्या होता है वो सॉइल से निकल जाते हैं और अंदर जाते जाते वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। और वो क्या करते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं, वो फर्टिलाइजर्स उन कीड़ों को, उन बैक्टीरियो को भी मार देते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो फर्टिलाइज़र मार देते हैं। और जब हम कंटिन्यूसली केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो उससे तो पंजाब में क्या हुआ है, जो सॉइल की जो हेल्थ है, जो सॉइल की जो आप कह सकते हो टेक्सचर है, जो नेचर है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसकी जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है कंटिन्यूस से केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंटिन्यूस से। ओके, देन क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमें इन्वायरमेंट खुद देती है, नेचर हमें देती है, जैसे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो अपने आप नेचर में बनते हैं और उन्हें बनने में बहुत साल लग जाते हैं। और अगर वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें बनने में बहुत साल लग जाते हैं, इतने साल कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं ऐसी चीज़ों को बनने में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, और इन्हें फिर से रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो एक बार गायब हो गई तो। ठीक है, इसीलिए हमें इन्वायरमेंट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि जो फ्यूचर में जो एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, है ना। आगे जाके जो फ्यूचर में एग्रीकल्चर है वो उससे जो प्रोडक्शन है वो होती रहे, है ना। इसके लिए हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। फोर्थ पार्ट क्या है कि जो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनमें लैंड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि किसके पास कितनी ज़मीन है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो जो लैंड है पालमपुर में वो 3 भागों में डिवाइडेड है। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 60 फैमिलीज़ के पास
2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, 2 हेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ऑलमोस्ट 60 फैमिलीज़ के पास पालमपुर में 2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है। ओके, देन जो 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास 2 हेक्टर से कम ज़मीन है। एंड ऑलमोस्ट 150 फैमिलीज़, या फिर आप कह सकते हो पालमपुर की 1/3 पॉपुलेशन है वो लैंडलेस है। और वो जो 1/3 पॉपुलेशन है, जो 150 फैमिलीज़ हैं, उनमें से जो ऑलमोस्ट वो दलित ही हैं जो कि लैंडलेस हैं। ओके, सो आप कैसे कह सकते हो कि जो पालमपुर में 60 फैमिलीज़ हैं उनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है। देन 240 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टर से कम ज़मीन है। एंड 1/3 यानी कि ऑलमोस्ट 150 फैमिलीज़ के वो लैंडलेस है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। और जो 150 फैमिलीज़ में से वो ऑलमोस्ट दलित ही हैं। ओके, चलिए, कल्टीवेशन है वो लैंड की एडुकेट इनकम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 240 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टर से कम ज़मीन है। सो उससे जो वो कल्टीवेशन करते हैं ना उतने लैंड पर, उससे उनकी जो ज़्यादा उनके पास इनकम नहीं हो पाती है, इसलिए उन्हें साथ साथ दूसरा काम भी करना पड़ता है ताकि उनका जो घर खर्च है वो चल पाए। ओके, जिनके पास 2 हेक्टर से कम ज़मीन है उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है इतनी कम ज़मीन से, इसीलिए उन्हें और भी साथ में काम दूसरा देखना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अनफॉर्चुनेटली जो सभी लोग हैं ना जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड हैं, जितने भी लोग सभी जो एग्रीकल्चर करते हैं ना, उनमें से कुछ के पास ही सफिशिएंट लैंड होती है कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा कि कितने लोगों के पास कितनी कम ज़मीन है और कितने के फैमिलीज़ के पास तो ज़मीन है भी नहीं। सो जितने भी लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, उनके पास कितने किसानों के पास सफिशिएंट लैंड है ही नहीं। आगे देखते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर। जैसे कि हमने फैक्टर्स देखे थे प्रोडक्शन के, उसमें से हमने लैंड को तो डिस्कस कर लिया। सेकंड है लेबर। प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए, तो वो लेबर कौन देगा? हु विल प्रोड्यूस दी लेबर। सो आफ्टर लैंड लेबर इज़ नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, है ना। लैंड के बाद लेबर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। देन फार्मिंग है, उससे क्या चाहिए होता है? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है ना। हमें फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। अब क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास थोड़ी ही ज़मीन होती है, वो खुद ही अपने फार्म में, अपने खेतों में वो खुद ही सारे काम हैं वो कर लेती हैं। ठीक है, वो अपनी फैमिलीज़ की मदद से ही सारा जो लैंड है वो कल्टीवेशन सब कुछ अपनी फैमिलीज़ की मदद से ही कर लेती हैं। और फिर क्या होता है, उनके पास अगर वो बच जाते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो क्या करते हैं, वो लेबर की तरह भी काम करते हैं, है ना। औरों के खेत में जाके भी वो काम करते हैं, ठीक है, जिनके पास कम ज़मीन होती हैं। जबकि जिनके पास मीडियम ज़मीन होती है या फिर ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, जो बड़े और मीडियम लेवल के जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं, यानी कि औरों को हायर करते हैं ताकि वो अपनी ज़मीन पर काम करवा सके। और किसी से वो काम करवाते हैं क्योंकि ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो उनकी जो खुद की फैमिली है वो इतनी बड़ी लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकती है खुद, ठीक है। और जिनके पास जो लैंडलेस होते हैं या जिनके पास कम ज़मीन होती हैं, वो ही क्या करती हैं, अपनी ज़मीन पर कल्टीवेट करने के बाद वो औरों की ज़मीनों पर जाकर फार्म लेबरर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। अब जो फार्म लेबरर्स हैं वो या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फिर जिन फैमिलीज़ के पास थोड़ी छोटी ज़मीन होती है ना, वही फार्म लेबरर्स हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। जो फार्म लेबरर्स हैं उनके पास कोई भी जो ज़मीन है ना उस पर हक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी की ज़मीन पर जाकर काम करेंगे तो वो उनकी ज़मीन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी की ज़मीन पर जाकर उन्होंने फसल काटी है, सो जो फसल है वो उनकी नहीं होने वाली है, जो ज़मीन है वो उनकी नहीं होगी, उनकी होगी जिन्होंने वो काम, जो उनसे काम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो वेजेस हैं वो, यानी कि जो उन्हें रिवॉर्ड है, जो उन्हें तनख्वाह दी जाती है, वो या तो पैसे हो सकते हैं या फिर क्रॉप, जो हार्वेस्टिंग क्रॉप है वो भी हो सकती है, ठीक है। जो वेजेस हैं वो वेरी करते हैं रीजन टू रीजन, देन क्रॉप टू क्रॉप, और अलग अलग फार्म एक्टिविटीज़ पर वो डिपेंड करती हैं कि किसको कितना काम है, वो पैसे हैं वो मिलने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखते हैं वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स जो फार्म लेबरर हैं वो या तो डेली बेसिस के आधार पर भी एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए, यानी कि सिर्फ आप हार्वेस्टिंग कीजिए, हमें इतना ही आपसे काम करवाना है, या फिर हो सकता है वो पूरे साल के लिए काम करें। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइम पर ड्यूरेशन पर एम्प्लॉयमेंट होती है, या तो वो रोज़ काम करें, मतलब आज किया कल किया, इस तरह से दिन के हिसाब से काम करते हैं वो, या फिर एक पर्टिकुलर काम करते हैं कि हम हार्वेस्टिंग करेंगे एंड फिर हमारा काम ख़त्म हो गया, या फिर पूरे साल काम करते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, डू यू नो फैक्ट है जो मिनिमम एजेस वैक्ट है, जो मिनिमम एजेस है एक फार्म लेबर के जो गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए हैं वो 300 रुपये पर डे है। ओके, मार्च 2017 को ये फिक्स किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जो एक फार्म लेबरर को कम से कम पर डे 300 रुपये दिए जाएंगे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, जो फार्म लेबरर्स में काम के लिए बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, इसलिए वो कम पैसों में भी, कम वेजेस में भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। ऐसे होता है कि मान लो 10 अगर फार्मर्स हैं, फार्म लेबरर्स हैं, तो अगर ऐसा हो कि उसे किसी को 5 ही ज़रूरत है, उस किसान को जो हायर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कहेगा कि मैं तो इतने ही दूंगा, जिसको काम करवाना करवा लीजिए, इतने ही मिलने वाले। तो वो क्या कहेंगे, हमें तो पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 6 देखते हैं, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग करना है तो उसके लिए कुछ पैसे तो लगाने पड़ेंगे, है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो जैसे कि हमने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पैसे लगते हैं, है ना, अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर्स लेनी है, देन आप कह लो इरिगेशन के लिए आपको पानी चाहिए, उसके पैसे लगने वाले, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे लगने वाले हैं, और भी तमाम चीज़ों के पैसे लगने वाले हैं। सो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन आजकल क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ज़्यादा कैपिटल लगती है, इसीलिए जो फार्मर्स हैं उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती हैं, वो मनी लेंडर्स से जो उधार देते हैं, जो ट्रेडर्स से वो पैसे उधार लेती हैं। और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई भी इंटरेस्ट किसी से कोई पैसे लेते हैं तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करता है। सो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इससे क्या होता है, जो किसान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर से पैसे चुकाने के लिए उन्हें इंटरेस्ट देने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ना। अगर वो हो सकता है कि अगर किसी साल फसल ख़राब हो गई तो हो सकता है वो पैसे ना चुका पाएँ, तो फिर से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फिर वो और कर्जे में डूबते जाएंगे। तो जो गरीब है, वो कोई भी फील्ड ले लो स्टूडेंट्स, जो गरीब है वो फंसता ही फंसता है। अब जो मीडियम और जो बड़े फार्मर्स होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, तो उनके पास तो पिछली साल की जो फसल हुई थी उससे वो क्या करते हैं, कुछ पैसे बचा लेते हैं, फिर अगले साल उससे ही फिर से वो फार्मिंग कर लेते, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए वो ईज़िली पैसे अरेंज कर पाते हैं, जो भी उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो पैसे बचा लेते हैं, जो भी उनकी यील्ड निकली होती है उससे वो पैसे बचा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो भी सरप्लस, यानी कि आप कह सकते हो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो भी बच जाता है किसानों के पास, उसे वो क्या करते हैं, बेच देते हैं, है ना। आगे देखो, ये है वो चिंटू है, ये है हमारे चिंटू जी। सो जो चिंटू है वो सोचता है, मान लो कि किसानों ने जो अपनी ज़मीन पर वीट को प्रोड्यूस कर दिया है और जो गेहूं की कटाई है वो भी हो चुकी है, ठीक है, सब गेहूं है वो उसका प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो फार्मर्स हैं वो उस गेहूं का, उस वीट का करने क्या वाले हैं। सो चिंटू जी, मैं आपको बता दूं कि जो फार्मर्स हैं, जितना भी उन्हें घर में गेहूं चाहिएगा, जितना भी वीट चाहिएगा, वो अपनी घर की फैमिली कंजप्शन के लिए वो बचा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, और सरप्लस वीट को वो बाज़ार में बेच देंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा गेहूं होगा वो उसे बाज़ार में बेच देंगे। जितना उन्हें घर पे खाने के लिए चाहिए उतना वो अपने घर में रख लेंगे, एंड जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे वो बाज़ार में बेच देंगे और उससे पैसे कमा लेंगे। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास जो ज़मीन है वो भी छोटी होती है, तो उनसे जो प्रोडक्शन हुई होती है ज़मीन पर वो भी छोटी होती है। इस वजह से उनकी जितनी भी वो प्रोडक्शन हुई होती है वो उनके घरों में ही यूज़ हो जाती है, वो उतनी ही वो खा लेते हैं।
सो इसलिए उनके पास कोई भी सरप्लस है वो नहीं बचता है, कोई भी एक्स्ट्रा वीट नहीं बचती है, इतनी ही उनकी प्रोडक्शन हो पाती है। थोड़ा बहुत जो छोटे फार्मर्स हैं, अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हुई भी होती है तो वो जो कर्जे में होते हैं वो उस कर्जे को पूरा करने में वो उनका जो गेहूँ है बाकी वो निकल जाता है, ठीक है। उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो नहीं बच पाते हैं। अब फिर से बात आ गई, जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनकी पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, तो सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। सो इसीलिए क्या होगा, ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वीट है गेहूं को वो बाज़ार में बेच देते हैं, और फिर जो बाज़ार में जो ट्रेडर्स हैं, जो आगे जो ट्रेडर्स होते हैं वो उस गेहूं को ख़रीद लेते हैं एंड उसे आगे दुकानदारों को बेच देते हैं शहरों और टाउन्स एंड सिटीज़ में, जो कि हम आज उन्हें आटा बनता है उससे हम ख़रीद लेते हैं, या फिर होता है वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर देते हैं। तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं वही पैसा कमाते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स को बेचते हैं। देन जो ट्रेडर्स हैं वो उसे ख़रीद कर शॉपकीपर्स को दे देते हैं, और जो शॉपकीपर्स हैं फिर वो हमें टाउन एंड सिटीज़ में फिर वो आगे जाके बेचते हैं। तो इस तरह से गेहूं है वो होता है, ठीक है। अब देखते हैं मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके तो बेनिफिट्स ही फ़ायदे हैं प्रोडक्शन के, है ना। उनके पास ज़मीन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो सरप्लस ज़्यादा है तो फिर पैसा ज़्यादा है, तो पैसा ही पैसा है ना। सो देखते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर मीडियम और लार्ज फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मनी होता है, सरप्लस है, वो क्या करते हैं, वो उन्हें बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो छोटे मोटे किसान होते हैं उन्हें दे देते हैं, एंड फिर उनसे बहुत ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ब्याज है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं फिर, ठीक है। या तो कुछ बैंक में डाल देंगे, क्रेडिट बैंक में डाल देंगे, एंड कुछ को क्या करेंगे फिर वो फार्मर्स को उधार दे देंगे, ठीक है। आगे क्या करते हैं, कुछ पार्ट है वो जो अर्निंग का वो उन्हें संभाल कर रख लेते हैं, ताकि जो अगली फसल में जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो थोड़ा लग जाए, है ना। हाँ, मैंने बताया ना मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पैसे हैं वो लगते हैं, कैपिटल है वो रिक्वायर्ड होती है, तो वो क्या करते हैं उन्हें रख लेते हैं संभाल कर, ताकि अगली सीज़न में जब फिर से उगाने की बारी आए तब ये पैसे हैं वो लग जाए, फिर से केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह में ये जो इनकम है वो काम आ जाएगी। और कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, उन्हीं सेविंग्स को यूज़ कर वो जो बचे हुए पैसे होते हैं उनसे वो कैटल ख़रीद लेते हैं, ट्रक्स, और उसे क्या करते हैं कोई दुकान खोल लेते हैं, जैसे कि कोई भेड़ बकरी गाय भैंसे ये ख़रीद लेते हैं, उनसे फिर वो दूध वगैरह करके उनकी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। या क्या करते हैं वो ट्रक्स ख़रीद लेते हैं, ताकि मतलब आप कह सकते हो फिक्स्ड कैपिटल है वो उसे में इन्वेस्ट कर देते हैं, या कोई दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। तो अमीर के तो मज़े ही मज़े हैं। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर है वो तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेरे ख्याल से इसका एक ही सेशन और बनना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने इसे एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, ये आपका जो थर्ड पार्ट है ये मैंने कंप्लीट करा दिया, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।